नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। 3 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद लौटे हैं, तो देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मंगलवार की सुबह हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी के साथ करेंगे शुरुआत। यहां पर लाल निशान में शुरुआत हुई है। 35 अंकों की कमजोरी वहां पर नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स भी 30 अंक कमजोर है। नास्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालें तो 14-15 अंकों की कमजोरी वहां पर भी नजर आ रही है। एशियन मार्केट्स यहां पर आप कह सकते हैं कुछ मिला जुला सा रुझान दिखाई दे रहा है। जापान का बाजार निके इस समय तकरीबन 40 अंक ऊपर है और कॉस्पी स्ट्रेट टाइम्स उसमें हम देख रहे हैं 0.1% की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। कुछ मार्केट्स हैं वो थोड़ा दायरे में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। भारी उठापटक बीते हफ्ते आप कह सकते हैं कि हमने कमोडिटी मार्केट में बनती हुई देखी और आज भी अधिकतर ग्लोबल कमोडिटीज जो है वो एक छोटे दायरे में कर रही हैं कारोबार। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कल क्या हुआ है अमेरिकी बाजारों में और कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जिस पर इस पूरे हफ्ते बाजार रखेगा नजर, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद आना तो अच्छा लग रहा है, लेकिन लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारे पास बिल्कुल, और थोड़ा नर्वसनेस का, थोड़ा कंफ्यूजन का माहौल है। तो कैसे देखा जाए और क्या क्या हम देखने वाले हैं एग्जैक्टली? इस हफ्ते के लिए तो सबसे बड़ा ट्रिगर हमें मालूम है फेड की पॉलिसी है। कल शाम आने वाली है, परसों सुबह हमारे बाजार में रिएक्शन होगा। आज से 2 दिन की बैठक है, तो उससे पहले थोड़ा बाजार सतर्क जरूर आप हो चुके हैं, आप कह सकते हैं ऐसा, बट कोई ऐसे खराब संकेत नहीं है। 3 दिनों की छुट्टी में देखें, कुछ और ग्लोबल बाजार भी कल बंद थे लेबर डे के चलते। आज चीन के बाजार भी बंद है। अदरवाइज ग्लोबल बाजारों से अगर आप देखें तो आपको मिले जुले ही संकेत आते हुए दिख रहे हैं। अब क्या कुछ एक्शन हुआ है कल शाम, अगर आप अमेरिका में देखें तो 2 दिन की तेजी पर आप कह सकते हैं कि ब्रेक लगा है। बहुत ही सीमित दायरे में, अगेन 250 अंक की रेंज में कारोबार हुआ। 50 अंक नीचे आपको डाउ बंद होते हुए दिखा। हल्की फुल्की गिरावट आपने नास्डैक में कल आती हुई देखी। इससे पहले फ्राइडे के सेशन में अमेरिकी बाजार काफी चुस्त थे। करीब 300 अंकों की तेजी आपने उस समय डाउ में देखी थी। तो नेट आप अभी भी पॉजिटिव हैं। जिन लेवल्स पर हम फ्राइडे को छोड़ के गए थे उन लेवल से देखें तो बाजार ऊपर है, बट हाँ कल थोड़ा दायरे में थोड़ा सतर्क कारोबार आपको होते हुए दिखा। फेड पॉलिसी सबसे बड़ा ट्रिगर है। 2 दिन की बैठक आज से शुरू हो रही है। उससे पहले थोड़ा बॉन्ड यील्ड में आपने एक्शन देखा। 3.55% पर आपको 10 साल की यील्ड दिख रही है। 93% जानकार, 93% लोग कल 1/4% की बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। तो एक तरह से गिवन ही है कि कल तो रेट हाइक होगा ही, पर उसके बाद क्या पॉज होने वाला है। बाजार का फोकस अब कल की पॉलिसी पर उतना नहीं है, आगे के आउटलुक पर ज्यादा है। तो कल क्या सिग्नल दे सकता है फेड की ये आखिरी रेट हाइक है, पता नहीं, बट उम्मीद बाजार में वही है कि कल एटलीस्ट क्लैरिटी आ जाएगी आगे के रेट हाइक्स को लेकर। उसके अलावा आज आप कुछ बड़ी कंपनीज के नंबर्स देखेंगे। फोर्ड, फाइजर, स्टारबक्स, उबर के नतीजे आएंगे। इस हफ्ते थर्सडे को एप्पल के नतीजे आने वाले हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेगा। जॉब्स डेटा आने वाला है, तो काफ़ी सारी डेटा रहेंगे क्योंकि महीने की शुरुआत में हम देखते हैं। तो एक्शन पैक्ड हफ्ता तो रहने ही वाला है, बट सबसे बड़ा ट्रिगर फेड की पॉलिसी ही है। इसके अलावा ऑफकोर्स कल एक बड़ा इवेंट हुआ था। अब यही इवेंट अगर 2 महीने पहले हुआ होता तो बाजार में आप इस समय काफ़ी बड़ी गिरावट देख रहे होते। बट तीसरा बैंक है जिसको रेगुलेटर्स ने रेस्क्यू किया है, और ये फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है। आपको याद होगा नेहा, पिछले हफ्ते हमने इसके कई बार बात करी थी। इसके जब नंबर्स आए थे, नंबर्स तो बहुत बढ़िया थे, बट उसके बाद 50% ये शेयर टूटा था क्योंकि डिपॉजिट आउटफ्लो काफी ज्यादा हुआ था। पिछले हफ्ते करीब 80% ये शेयर टूटा था नतीजों के बाद, क्योंकि डिपॉजिट आउटफ्लो बड़ी डर बनी हुई थी। तो कल यूएस के रेगुलेटर्स ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को अपने कंट्रोल में ले लिया, और कंट्रोल में लेने के बाद इसको जेपी मॉर्गन को बेचा गया। सारे एसेट्स जेपी मॉर्गन को बेचे गए। करीब $10.5 बिलियन में ये डील हुई है। इसके अलावा एफडीआईसी जो वहाँ की इंश्योरेंस डिपॉजिटरी स्कीम है यूएस फेड की, उसकी तरफ से भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। बट एसेंशियली फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ये अब जेपी मॉर्गन के हाथ में चला गया। तो तीसरा बैंक है जो पिछले 2 महीने में यूएस रेगुलेटर्स ने रेस्क्यू किया है। बाजार ने इस पर ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। फर्स्ट रिपब्लिक के ऑफकोर्स प्री मार्केट में शेयर गिरे थे, उसके बाद तो अब ये जेपी मॉर्गन के कंट्रोल में आ गया है। जेपी मॉर्गन का शेयर कल 2% ऊपर आपको बंद होते हुए दिखा, और बाकी बैंक शेयर्स में भी ठीक ठाक एक्शन था। सारे डिपॉजिटर्स फर्स्ट रिपब्लिक के सेफ हैं, तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एसेंशियली एक क्विक टेक ओवर जेपी मॉर्गन की तरफ से हो गया है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। अब वहीं पर बातचीत चल रही है कि क्या ये आखिरी बैंक था ऐसा जिसमें रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आई थी, या आगे परेशानी हो सकती है, और भी ऐसे बैंक्स हैं, ये कहना मुश्किल है। बट कल ये रेस्क्यू एक्शन आपने होते हुए देखा।
यूरोप में ठीक ठाक कारोबार था, करीब आधे से 0.5% की बढ़त ही रही। आज वहाँ पर इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है तो उस पर नज़र बनी रहेगी। कमोडिटीज़ बहुत ही दायरे में है, सुस्त चाल चल रही है। थोड़ा डॉलर इंडेक्स भी उछलकर 102 पर आ गया है, 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर है। कच्चा तेल $80 के नीचे है, सोना और चांदी दायरे में है। चीनी के दाम भी 12 साल की ऊंचाई से थोड़ा आपको फिसलते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल मिले जुले संकेत आ रहे हैं, सबकी नज़र यूएस फेड की पॉलिसी पर है। चलिए, तो कोई भी मार्केट हो, चाहे इक्विटी हो या कमोडिटी मार्केट, अब दम साधे खड़े हैं कि फाइनली फेड की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है, उससे भी महत्वपूर्ण आगे का आउटलुक और स्टैंस कैसा रहेगा। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि बीते हफ्ते यानी शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो खरीदारी डेफिनेटली हमने बनते हुए देखी है। कैश स्पेस पर नजर डाली जाए तो अच्छी खासी खरीदारी हमने विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से देखी। 3300 करोड़ से अधिक की खरीद का फिगर वहां से आया है। घरेलू संस्थागत निवेशक भी डटे रहे, 265 करोड़ की खरीद वहां पर भी दर्ज होती हुई नजर आई है। तो जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत फिलहाल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण डेटा है, कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स है जिस पर बाजार की नजर रहेगी, उन सब के बीच आज हमारे मार्केट में क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, दमदार क्लोजिंग हमने बीते हफ्ते मार्केट की हम करके गए थे। 3 दिन की छुट्टी के बाद लौट रहे हैं। ये हफ्ता है महत्वपूर्ण। ग्लोबल मार्केट्स में जो फेड के नतीजे आने वाले हैं, फैसला आने वाला है। सर बताइए, आज हमें मार्केट को प्ले कैसे करना है? निफ्टी, बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स पे रखें नजर? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, तेजी के साथ ही रहना चाहिए बाजार में, क्योंकि मजबूती का ट्रेंड बरकरार है। और नेट 2 दिनों में अगर आप देखें तो डाउ अच्छी मजबूती के साथ ही बंद होता हुआ दिखाई। करीबन आपके 200-225 पॉइंट की तेजी आ रही है। नैस्डैक भी नेट पॉजिटिव है। एफआईएस के फ्लो मजबूत है। तकनीकी तौर पर बाजारों में लंबे समय बाद 18,000 के ऊपर क्लोजिंग निफ्टी पर हुई है, 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग हुई है। तो हम बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मजबूती थोड़ी और होनी चाहिए। जो हमारा अगला टारगेट निफ्टी का है 18,200-250 का, जो सेकंड टारगेट का, कमोबेश उस रेंज के आसपास निफ्टी आज पहुंचने की कोशिश करेगा। रेंज अब धीमे धीमे बाजार की सपोर्ट की लिहाज से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। आज आपको 17,925, 18,000 इस लेवल को, इस रेंज को मजबूत सपोर्ट मानकर चलना है। ये आसानी से टूटने वाला नहीं है। ऊपरी स्तर पर 18,200 से लेकर 18,275 की रेंज ऐसी हो सकती है जहां पर बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना आप मान सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 43,000 के ऊपर की अच्छी खासी क्लोजिंग जो शुक्रवार को देखने को मिली है, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। 42,800 से लेकर 43,000 ये आपके लिए अब रेंज है जो आप सपोर्ट के तौर पर मानकर चल सकते हैं आज के लिए। और ऊपरी स्तर पर 43,475 से 43,625 ये पहला टारगेट है जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव साइड पर है। सुस्त शुरुआत, कमजोर शुरुआत हो या दिन के दौरान डिप मिले तो खरीदारी का मन बनाए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ चलें और हर रोज मार्केट दिन के दौरान एक अच्छे लेवल पर आपको एंट्री करने का मौका दे रहा है और उस लेवल को आपको छोड़ना नहीं, तो वहाँ खरीदारी करें। थोड़े से हल्के से जो इम्पोर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ के हैं वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके वापस नीचे के लेवल पर खरीदारी करें। और अगर वो दोनों नहीं कर सकते तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन इस हफ्ते भी बना रहेगा, वहां पर भी फोकस करने की राय आपके लिए हुई। वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच दर्शकों को बताने के लिए कि क्या रणनीति अपनाकर चलिए। तो क्लियरली आपके लिए शॉपिंग का मौका कहीं गया नहीं है। कोई भी डिप, कोई भी करेक्शन आपके लिए खरीद का मौका होगा, सर ये क्लियरली बता चुके हैं। निफ्टी के लेवल्स नोट कर लीजिए, 17,925 से 18,000 सर को यहाँ पर तगड़ी सहारा देने वाली बैंड बनती हुई दिखाई दे रही है। और ऊपर उन्हें लगता है कि निफ्टी 18,200, 300 के लेवल को छूने की चेष्टा यहाँ कर सकता है। और जो रेजिस्टेंस है वो 18,200 से 275 के आसपास आज के लिए बनता दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में भी सर ने बताया कि जो सपोर्ट रेंज है, सहारा देने वाली बैंड है, वो 42,800 से 42,950 के दायरे में दिखाई दे रही है। और जो ऊपर रुकावट वाली रेंज है वो 43,475 से 625 के बीच बनती हुई दिख रही है। कैश स्पेस के स्टॉक्स पर नजर रखिएगा और कोई भी डिप, कोई भी करेक्शन होगा, खरीदारी का मौका। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। बहुत सारे नंबर्स भी ओवर द वीकेंड आए हैं, इसका भी विश्लेषण करेंगे। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर तैयारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, एक लंबे वीकेंड के बाद लौट रहे हैं, मैं देख रही हूँ आपके पास अच्छी खासी लिस्ट है यहाँ पर। जरा बताइए कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे? जी, कई सारे नंबर्स आते हुए दिखे हैं। कई सारे नंबर है जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो कोटक बैंक
वहाँ पर एनआई लगभग 35% बढ़ी है, मुनाफा ओके 26%। अरमान, आई गेस आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, तब तक हम वो नंबर्स हैं दर्शकों के सामने रख लेते हैं, जब तक आपकी ऑडियो की दिक्कत यहाँ पर सुलझाई जाती है। एक एक करके वो नंबर्स जरा सामने लेकर आते हैं और तब तक दर्शकों को बता देते हैं कि कौन कौन से नंबर्स आए हैं। तो कोटक बैंक, इसने मार्च तिमाही के नंबर्स जारी किए हैं। याद रखिए, बैंकिंग स्पेस से कुछ ठीक ठाक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ब्याज आय पर नजर डालिए, 35% की स्ट्रेंथ वहां दिखी है। मुनाफे में हमने 26% से अधिक की मजबूती आते हुए देखी है। तो अच्छी खासी डबल डिजिट ग्रोथ हमें वहां पर बनती हुई दिखाई दी है। अब जरा एनपीए के फिगर्स पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये बैंकिंग स्पेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण फिगर्स हो जाते हैं। यहाँ पर नजर डालिए, जो ग्रॉस एनपीए है वो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। 1.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, वहां से गिरकर 1.78% पर रहा है। नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए दोनों में हमने यहां गिरावट आते हुए देखी और निम्स जो हैं उसमें वृद्धि देखने को मिली है। चलिए, मुझे बताया जा रहा है अरमान बिल्कुल तैयार है। अरमान, इन नंबर्स को कैसे देखा जाए? बिल्कुल, जैसे कि कोटक बैंक के तो आपने बता ही दिए, जहाँ पे एनआई 35% बढ़ी है, मुनाफे में 26% का उछाल है, और प्रोविजंस में भी यहाँ पर आपको जो नेगेटिव प्रोविजन था, इस बार प्रोविजन होता हुआ दिखा है। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, आय लगभग 18% बढ़ी है, मार्जिन जो है 19.5% से गिरकर 17.8% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं, और अगर मुनाफे की बात करें तो वहाँ पे 32% की आपको जो है कटौती आती हुई दिखेगी। M&M फाइनेंस, एनआई लगभग 10% बढ़ी है, मुनाफे में 14% का उछाल दिखेगा। जीएनपीएस जो आपको 5.9% थे वो घट के 4.5% पर आए हैं। L&T फाइनेंस होल्डिंग, यहाँ पर एनआई लगभग 16% के आसपास बढ़ी है, मुनाफे में भी 22% का उछाल है, और जीएनपीए थोड़े बढ़कर आए हैं, 4.21% से बढ़कर 4.74% पर आते हुए दिखे हैं। एसबीआई कार्ड्स, एनआई लगभग 17% के आसपास बढ़े हैं, मुनाफा लगभग 3% के आसपास बढ़ा है, और जीएनपीए में आपको उछाल दिखेगा, 2.21% से बढ़कर 2.35% पर आए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एनआई लगभग 35% के आसपास बढ़े हैं, मुनाफे में भी 134% का उछाल दिखेगा, प्रोविजंस में भी बढ़ोतरी है यहाँ पर, और जीएनपी अगर आप बात करें तो वो 2.96% से गिरकर 2.5% के आसपास जो है आए हैं। आरबीएल बैंक, एनआई लगभग 7% बढ़ी है, और जीएनपीए की बात करें तो वो 3.61% से गिरकर 3.37% के आसपास हो गया है, और निम्स में भी आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 4.74% से बढ़कर 5% के आसपास आते दिखे। चलिए, तो ये तो रहा जो नंबर्स आ चुके हैं उनका विश्लेषण, लेकिन और भी नंबर्स तो आने ही हैं, और साथ में खबरों के दम पर भी एक्शन रहेगा। तो कहाँ नजर रखनी है स्टॉक्स में, सेक्टर्स में? बिल्कुल, नतीजों में निफ्टी में टाटा स्टील के नतीजे आएंगे, एफएनओ में अंबुजा सीमेंट है उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे, वरुण बेवरेजेस बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पर विचार है, और यूको बैंक वहाँ पर भी नतीजों के साथ साथ इक्विटी के जरिए जो है फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। अप्रैल के ऑटो नंबर्स आए हैं सारी कंपनियों के, जिसमें मारुति सुजुकी सेल्स जो है, कुल सेल्स लगभग 6.5% बढ़ी है, एक्सपोर्ट्स लगभग आप देखें 8% की कटौती है। टाटा मोटर्स, यहाँ पर डोमेस्टिक पीवी की अगर आप बात करें तो 13% घट कर आई है। एस्कॉर्ट्स, यहाँ पर अगर आप टोटल्स की बात करें तो वहाँ पर लगभग 9% के आसपास की आपको कटौती दिखेगी। हीरो मोटर कॉर्प की बात करें तो कंपैरेटिवली यहाँ पर एक्सपोर्ट्स में लगभग 51% की आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। टीवीएस मोटर्स, जहाँ पर कुल सेल्स जो है वो 4% बढ़कर आई है। खबरों के हिसाब से ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि विंडफॉल टैक्स पर 6,400 प्रति टन से कम कर जो विंडफॉल टैक्स है वो 4,100 प्रति टन किया गया है। डीजल, पेट्रोल और एटीएफ पर ड्यूटी में जो है कोई बदलाव नहीं है। उसी के साथ साथ नई गैस प्राइसिंग फॉर्मूले के तहत मई के लिए दाम तय किए गए हैं। गैस की कीमत जो है $7.92 से बढ़ाकर 8.27 कर दी गई है, और प्राइसिंग फार्मूला के तहत मई के लिए जो दाम है $8.27 जो है, जैसा कि मैंने बताया, MMBTU कर दिए गए हैं। ओएमसीज, रेस्टोरेंट्स और QSR स्पेस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओएमसीज ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के जो है दाम घटाए हैं, और दाम में अगर आप कमी करी है उन्होंने, लगभग अगर आप देखेंगे लगभग 170 रुपए के आसपास जो है कटौती का ऐलान किया है। ओएमसीज और एविएशन स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि ओएमसीज ने हवाई ईंधन के भी दाम घटाए हैं। हवाई ईंधन के दाम में लगभग 2,400 के आसपास, 2,415 के आसपास की कटौती की है। और अंत में गेल इंडिया पर फोकस रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की याचिका जो है वो खारिज की है, और वो राज्य के बाहर जो है गैस आपूर्ति के अवेज में गुजरात सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने लगभग 3,400 करोड़ के 450 करोड़ के आसपास की जो है मांग की थी। उस पर अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की याचिका जो है खारिज की।
ऑलराइट, चलिए, तो ये वो खबरें हैं, ये वो ट्रिगर्स हैं और सारे आंकड़े हैं जिनके दम पर आज आपको चुनिंदा सेक्टर्स और स्टॉक्स में एक्शन भरपूर बनता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले कि हम आज के एक्सपर्ट को जोड़े जो आपको बताएंगे कि ब्रॉडर मार्केट्स में या सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां दिख रहा है, जरा आपको शुक्रवार के बाजार का विश्लेषण दे देते हैं। तो हमने देखा दमदार स्ट्रेंथ यहां देखने को मिली, 18,000 का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा था वो हमने मार्केट में पार होता हुआ देखा। सेंसेक्स भी हमने देखा 61,000 के पार निकलने में कामयाब रहा और निफ्टी बैंक 43,233 के पास दमदार 233 अंकों की स्ट्रेंथ पर हमने क्लोजिंग देखी और चौतरफा कोई भी सेक्टर आप उठाकर देख लीजिए वहां पर हरियाली ही नजर आई। अब आज के सत्र में क्या रणनीति अपनानी, कहां रखनी है नजर, इस पर बात करेंगे। 5 पैसा के रुचित जैन अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचित जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए कि जो शुक्रवार का पार्टी सेशन हम छोड़कर गए थे, दमदार स्ट्रेंथ दिखी थी, तो क्या आज भी वो जारी रहने वाली है, करना क्या है? जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक यस, अगर डेटा देखे तो डेटा तो पॉजिटिव है, क्योंकि हमने रीसेंट जो मूव देखा है उसमें सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ही नहीं रही है बट फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप भी बने हैं। और अब टेक्निकली भी देखेंगे तो कंटिन्यूसली ये हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर अभी भी कंटिन्यूड है। और शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन को जो हमने देखा था 18,000 के ऊपर का जो क्लोज था, एंड में जैसी तेजी हमने देखी थी, आई थिंक वो मोमेंटम आज और नियर टर्म में थोड़ा कंटिन्यूड रहेगा। ओवरबॉट पे थोड़ा ओवरबॉट जोन में हम पहुंचे थोड़ा अवरली चार्ट्स पे, लेकिन जब ट्रेंड एकदम स्ट्रांग रहता है तो कभी कभी ओवरबॉट जोन में भी तेजी कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पे मैं बाय ऑन डिप्स की आज के लिए सलाह दूंगा। 18,000 के आसपास, 18,065 के आसपास क्लोजिंग आई थी और निफ्टी अगर 18,000 के आसपास आज कोई भी डिक्लाइन में मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी करे। 17,900 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 18,120, 18,150 के लेवल्स एक्सपेक्ट करे इससे। ओके, बैंक निफ्टी में भी ये यूफोरिया जारी रहेगा? ये सिमिलर बैंक निफ्टी में भी आई थिंक मोमेंटम कंटिन्यू है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और आप देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई से अब ज्यादा दूर नहीं है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे भी मैं सेम सलाह रहेगी कि बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखे। आज 43,100 ये आज सपोर्ट रहेगा, तो 43,100 के आसपास डिप में मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी करे। 42,900 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 43,400 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, वैसे तो हमने चौतरफा जबरदस्त परफॉर्मेंस देखा था अक्रॉस द बोर्ड, चाहे कोई भी सेक्टर ले ले। पीएसयू बैंकों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, हमने ओवर द वीकेंड कोटक के भी नंबर्स आते हुए देखे हैं। बैंकिंग स्पेस पे अगर किसी को नजर रखनी हो तो कहां पर आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी बनती दिख रही है? कोटक बैंक और आरबीएल बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये दो स्टॉक्स रहेंगे जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। ऑफकोर्स सिर्फ रिजल्ट से एक रीजन नहीं है, बट रिजल्ट के पहले भी आप देखेंगे तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में वहाँ पे बाइंग पिछले हफ्ते में हुई है। सो आरबीएल बैंक में भी एक अच्छे चैनल का ब्रेकआउट आया और कोटक बैंक में टेक्निकली एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से कोटक और आरबीएल ये दोनों में आउट परफॉर्मेंस रहेगा। और विद इन द पीएसयू बैंक्स ऑफकोर्स जो लीडरशिप एसबीआई दिखा रहा है तो वो कंटिन्यू रहते हुए दिख सकती है। तो पीएसयू बैंक्स में अगर कुछ मोमेंटम अच्छा रहता है तो एसबीआई से लीडरशिप कायम रहेगी। ओके, ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं, कुछ मिक्स बैग से रहे हैं, तो क्या ऑटो सेक्टर में कुछ आपको पसंद आ रहा है या आज अवॉइड करेंगे? मैं रादर वेट एंड वॉच करूंगा, क्योंकि रिलेटिवली थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस या थोड़ा कंसोलिडेशन फेज ऑटो में रह सकता है। हालांकि अगर फिर भी कोई स्टॉक प्रीफर करना है तो अशोक लीलैंड आई थिंक विद इन द ऑटो स्पेस पिछले हफ्ते में एक अच्छा ब्रेकआउट ये स्टॉक में दिखा था। तो यहाँ पे एक अच्छा मूव, कोई भी डिप आता है तो यहाँ पे डाउन साइड में आपको फिर से वहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट दिखेगा। और क्योंकि वो स्टॉक इतना चला भी नहीं है पिछले कुछ महीनों में, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिमिटेड है, यहाँ पे ज्यादा डाउन साइड नहीं लग रहा है। सो एंटायर ऑटो स्पेस में मैं ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग बेट्स लेने की सलाह नहीं रहूंगा, बट विद इन दिस स्पेस अगर कुछ स्टॉक पिक करना है तो अशोक लीलैंड पे ध्यान देना चाहिए। और आपको क्या पसंद आ रहा है आज के मार्केट के लिए? आपकी बेस्ट पिक्स कहाँ से आएंगी? एक तो अपोलो हॉस्पिटल में पहली पिक रहेगी। एक अच्छा मैं कहूँगा करेक्शन लास्ट 6 महीने में स्टॉक में दिखा है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट शुक्रवार को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक ने दिया, तो अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी करें। 4450 का स्टॉप लॉस, 4600 के टारगेट्स रहेंगे। और यूपीएल मेरे सेकंड पिक रहेगी। इवन ये स्टॉक ऐसा रहा है कि जहाँ पे हमने करेक्टिव फेज ऑलरेडी पूरा होता हुआ दिखा है और यहाँ पे भी फ्राइडे की सेशन में एक ब्रेकआउट ये स्टॉक में आते हुए दिखा था। सो 730 के स्टॉप लॉस से यूपीएल खरीदारी करे, 756 से 757 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचित जी और बताने के लिए कि कहाँ है कमाई के मौके। तो बैंकिंग स्पेस तो आ रहा है पसंद, वहाँ पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। कोटक बैंक, आरबीएल बैंक के अलावा एसबीआई है, यहाँ पर भी कुछ खरीदारी बनती है। ऑटो स्पेस पे वेट एंड वॉच है, लेकिन अगर करनी ही है खरीदारी तो अशोक लीलैंड को बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ खरीदा जा सकता है। लेकिन पसंद आ रहा है अपोलो हॉस्पिटल।
4450 का स्टॉप लॉस रहेगा, खरीदारी करके चले 4600 का टारगेट, और यूपीएल 730 का स्टॉप लॉस, 757 तक ऊपर ये टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो रुचित को आज अपोलो हॉस्पिटल और यूपीएल पसंद आया। थैंक यू रुचित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए इक्विटी स्पेस में कहाँ कहाँ कमाई के मौके। आइए बढ़ते हैं आगे कमोडिटी बाजार की तरफ, और कमोडिटी मार्केट में क्या रणनीति अपनानी, इस पर बात करने के लिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। बहुत उतार चढ़ाव भरा पिछला हफ्ता रहा है, और इस हफ्ते भी ऐसे क्यूज हैं जो थोड़ा सा नर्वसनेस का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। पहले तो बताइए सोने चांदी में करना क्या है, जो डिप, जो हल्का करेक्शन आया है, खरीदारी का मौका है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में $2000 के नीचे कंटिन्यू हम ट्रेड कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 102 के करीब बिल्कुल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी से प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है कि फेड इंटरेस्ट रेट 0.25 से बढ़ाता हुआ दिखाई देगा मई में, जिसके चलते हमने देखा कि गोल्ड में गिरावट है। कल नो डाउट मार्केट ओपन होने का थोड़ा जंप जरूर था, बट प्रेशर बढ़ता हुआ दिया है। तो आज के लिए भी मुझे लगता है कि प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, बट एक वॉल्टिलिटी के साथ है। तो 59,900 पे बेचना है गोल्ड एमसीएक्स पे, 60,200 के स्टॉप लॉस से 59,400 का टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड चांदी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही। कल भी हमने करीबन 0.2% की तेजी आती हुई देखी है। जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमें लगता है 76,000 पे बेच के चलना चाहिए। 76,800 का स्टॉप लॉस रहेगा, 74,500 के टारगेट हम देख पाएंगे। तो दोनों ही सोने और चांदी में हायर लेवल से एक प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। चलिए मैं दर्शकों के लिए रिपीट कर लेती हूँ ताकि वो नोट कर सकें। सोने चांदी दोनों में ही आपको बिकवाली की रणनीति अपनानी है। 59,900 के पास सेल करे सोना, 60,200 का स्टॉप लॉस, 59,400 59,400 तक का टारगेट नीचे बनता दिख रहा है। और चांदी में भी जो नया कॉन्ट्रैक्ट है 76,000 के पास, उसको आप सेल करके चले, 76,800 का स्टॉप लॉस होगा, और 74,500 से 74,000 तक का टारगेट आपको दिखेगा। अच्छा, कच्चे तेल में क्या करना है? $80 के नीचे है और सारे क्यूज हैं वो प्रेशर की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अभी तो चाइनीज मार्केट भी कल तक बंद है, तो जरा बताइए यहाँ क्या करना है? कच्चे तेल में भी हमने देखा चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग नंबर थे वो श्रिंक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्राइस को कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पाया। इनफैक्ट जो ओपेक मेंबर्स ने प्रोडक्शन कट का बताया था उसका भी एक आउटकम आना बाकी ये हफ्ते में पता चलेगा। बट टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट ओवरसोल्ड जोन में जरूर है, तो कोई एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि 6,000 6,050 तक का लेवल दिखा है। तो इसी को देखते हुए 6200 पे कच्चे तेल को बेचना चाहिए। 6300 का 6300 का स्टॉप लॉस रहेगा, 6050 का टारगेट रहेगा। ओके, तो कच्चे तेल में भी अग्रेसिव सेल नहीं है, लेकिन 6,050 तक नीचे जा सकता है, विच इज पिछली क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 300 रुपए, 250 से 300 रुपए का करेक्शन आ सकता है। तो 6200 के पास मिले तब करे सेल, 100 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस, और 6,050 तक का लेवल डाउन साइड में मिलेगा। मेटल्स में क्या करना है, क्योंकि हमने एलएमई पर क्लोजिंग तो हरे निशान में देखी थी, लेकिन जैसे खराब नंबर्स आए हैं मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के, तो क्या लगता है उसमें भी सेल की रणनीति अपनानी है? डेफिनेटली बेस मेटल में भी हमने देखा कल अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से मार्केट में जंप जरूर आया था, बट सस्टेनेबल नहीं दिखाई दिया। आई थिंक प्रेशर कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। 752 के आसपास कॉपर दिखना चाहिए, 756 के स्टॉप लॉस से 744 तक का लेवल कॉपर में मिल जाएगा। वहीं जिंक के अंदर हम देख रहे हैं 240 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो 239 पे बेच के चलिए, 242 का स्टॉप लॉस रहेगा, 232 तक के टारगेट फिर से हम देख पाएंगे। इसमें भी आज रहेगी वीकनेस, कॉपर और जिंक रखिएगा रेडार पर। दोनों में ही आपको सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी है। थैंक यू सो मच केडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में कहाँ कहाँ कमाई के मौके, और कहीं भी आज खरीदारी नहीं है, आपको सेल ऑन राइज की ही रणनीति अपनानी है। आइए बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की नजर किन स्टॉक सेक्टर्स पर है, पूरी डिटेल लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। देखिए सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर नतीजे का असर देखने को मिलेगा। सीएलएसए की तरफ से रिजल्ट्स के बाद आ गया है डबल डाउनग्रेड, यानी पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया करते थे, अब सीधे रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं। हालांकि टारगेट प्राइस को अगर आप देखें तो थोड़ा सा एडजस्ट किया, यानी 7,800 से बढ़ाकर 7,900 कर दिया है, 7,556 की क्लोजिंग है। वहीं जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, और जो लक्ष्य इन्होंने 6,125 से बढ़ाकर 7,020 रुपये कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 8,800 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर भी रिपोर्ट्स हैं। सीएलएसए ने रेटिंग को डबल डाउनग्रेड कर दिया, पहले खरीदारी कराई थी, अब आउट परफॉर्म की रेटिंग है। हालांकि जो लक्ष्य है वो 2,080 से बढ़ाकर 2,150 रुपये कर दिया है। 1938
की क्लोजिंग है। वहीं जेपी मॉर्गन अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 2070 के लक्ष्य के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सीएलए से खरीदारी कराए दे रहे हैं और जो लक्ष्य है उन्होंने 75 से बढ़ाकर 80 कर दिया, 61.45 की क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड किया और जो टारगेट है वो 55 से सीधे बढ़ाकर 70 रुपये कर दिया है। आरबीएल बैंक यहाँ पर सीएलए से रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखे, लक्ष्य 170 से बढ़ाकर 175 कर दिया है। जेपी मॉर्गन ने अंडरवेट की रेटिंग दी है, 150 रुपये का लक्ष्य दिया है। एमएनएम फाइनेंस यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है, सीएलए से खरीदारी कराए दे रहे हैं, लक्ष्य 310 से बढ़ाकर 330, 260 की क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी, 310 का टारगेट। एलएनटी फाइनेंस यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 93 की क्लोजिंग, 95 का टारगेट। और अंत में गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो ये खरीदारी कराए दे रहे हैं और लक्ष्य इन्होंने 103 से बढ़ाकर 110 कर दिया है। तो अल्ट्राटेक के अलावा बैंकिंग स्पेस पर रहेगी आज एफआईआईज की नजर और आपको भी इस पे नजर रखनी चाहिए। थैंक यू आशीष, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।